बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तनवीर अहमद स्पीक चैनल में आपकी खिदमत में एक और लेक्चर के साथ हाजिर है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने 9th और 10th के सब्जेक्ट के लेक्चर्स का आगाज़ किया हुआ है, जो कि पीटीवी टेक्स्ट बुक बोर्ड पंजाब ने तैयार की हुई है। तमाम अज़ला में ये बुक्स कंडक्ट की हुई हैं तमाम 9th और 10th के स्टूडेंट्स के लिए, और उनके अभी तक 9th और 10th के अंग्रेज़ी के लेक्चर रिकॉर्ड करके अपलोड कर चुके हैं, और बायोलॉजी के लेक्चर्स का आगाज़ किया जा चुका है, जिसमें हम चौथे चैप्टर तक पहुँच चुके हैं, और चौथे चैप्टर के तकरीबन 2 पार्ट रिकॉर्ड करके अपलोड कर दिए। काफ़ी लेंथी चैप्टर है, और आज हम यूनिट 4 के लेक्चर के पार्ट 3 हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें सेल साइज एंड सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो, यानी कि उसकी जिसामत और सतही रकबा और हुजम का तनासब रेशो, मतलब वॉल्यूम रेशो, हुजम का तनासब वगैरह हम डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, मैं कोशिश करूंगा कि बीच में आपको ट्रांसलेशन के साथ समझाने की कोशिश करूंगा, कि अगर मैं बीच में रीडिंग करता जाऊंगा तो टाइम काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो कोशिश यही है कि आप इन तमाम चीज़ों को खुद देख लीजिएगा। मैं आपको इसका ट्रांसलेशन बता रहा हूँ कि इस सारे का सारा जो चीज़ें हैं, इसमें क्या चीज़ें होती हैं। सेल्स जो मुख्तलिफ जिसामत के मालिक होते हैं, और उसमें के छोटे सेल्स बैक्टीरिया माइक्रो प्लाज्मा की शक्ल में होते हैं, जिनका साइज 0.1 यानी कि 0.1 कतर के दरमियान होता है। सबसे बड़े हुजम वाले सेल्स परिंदों के अंडे होते हैं, जबकि चंद मसल और नर्व सेल्स का शुमार लंबे तरीन सेल्स में इसका होता है। ज़्यादा सेल्स का साइज इन इंतहाओं के दरमियान होता है, यानी कि दीज एक्सट्रीम्स बहुत ज़्यादा इंतहाओं के दरमियान होता है। सेल साइज एंड शेप आर रिलेटेड टू सेल फंक्शन। सेल के साइज और उसकी शक्ल का जो ताल्लुक है सेल्स के काम से होता है, और इसका जो परिंदों के अंडे इसलिए जिस्म में होते हैं कि उनके अंदर नमू पाने वाले बच्चे के लिए खुराक मौजूद होती है। इसके अलावा लंबे सेल्स जिस्म के हिस्सों को खींचने के लिए मुनासिब होते हैं, और इसके साथ साथ जो लंबे नर्व सेल्स होते हैं वो हिस्सों के मबैन अपना पैगाम पहुंचाते हैं। और इसके साथ साथ जनाब दूसरी सेल्स के जो छोटे साइज़ के फ़वाइद भी बहुत होते हैं, और उनके मबैन खसूसी जो पैगामात पहुंचाने का काम सारा अंजाम देते हैं। मिसाल के तौर पर इंसान की रेड विल्स हैं, मिसाल के तौर पर इंसान की फॉर एग्जांपल वुमेन रेड ब्लड सेल्स, जो इनके साथ जो रेड ब्लड सेल्स हैं इंसान के अंदर के ओनली 8 यूएम इन डायमीटर, एंड देयर आर कैन मूव थ्रू ऑन द टिनस ब्लड वेसल्स। के रेड सेल्स की जिसामत 8 माइक्रोमीटर है, और इसलिए वो आसानी से हमारे बारीक तरीन ब्लड सेल्स यानी कि कैपिलरीज से गुजर सकते हैं। अपने हुजम के लिहाज से इन रिलेशन ऑफ देयर वॉल्यूम्स, सेल्स का सतही रकबा छोटे सेल्स की निस्बत कम होता है, जो कि शक्ल आगे जो है ना 4.21 हम देखेंगे, उसका रिलेशनशिप जो उसमें ज़ाहिर किया गया है, उसका रकबा और हुजम का जो इसमें जो रबत है, उसके में जो कोऑर्डिनेशन है, जो तल्लक है, मुकाब शक्ल के सेल्स में दिखाए गए हैं, जिनका एक बड़ा सेल है और 27 छोटे सेल्स हैं। दोनों अक्सा में कुल हुजम आपका 2700 माइक्रोमीटर है, जिनकी ये आपका इन्होंने वॉल्यूम 30 और 30 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका 2700 माइक्रोमीटर आपका हुजम उसका साइज कहलाएगा। अगर इसके साथ साथ इसके जो मुख्तलिफ किस्म के सतही रकबे हैं, चूँकि मकाब शक्ल की होती है, सरफेस एरियाज ऑफ वेरी डिफरेंट है, मुख्तलिफ होते हैं, जो कि मकाब शक्ल 6 अतराफ होती है, इसलिए इसका सतही रकबा हर तरफ के 6 रकबे का 6 गुना ज़्यादा होता है, और मकाब शक्ल के सेल्स के साथ इस रकबे को हम इस तरह डिफाइन करते हैं। मिसाल के तौर पर एक बड़े सेल का जो सतही रकबा है वो आपका 5400 माइक्रोमीटर आपका कैलकुलेशन करके बनता है, और दूसरे एक छोटे सेल का जो सतही रकबा है 600 मुकामीटर आपका बन के बनता है। और इसी तरह आपका जो 27 सेल्स का जो स्थायी रकबा है जो इसमें मौजूद होते हैं इस सेल की जिसामत और सतही रकबा में, उसका टोटल आपका जो 1600 टू 16,200 इसका जो बनता है। तो इसमें जो सारे का सारा जो इसका सेल का जो सरफेस एरिया है और टोटल सरफेस एरिया, इस तरह इन तमाम चीज़ों को 30 माइक्रोमीटर 10 माइक्रोमीटर को मिलाकर ये इफेक्ट ऑफ सेल साइज ऑन सरफेस एरिया है, ये जो आपका दिखाया गया, यानी कि सेल के साइज का सतही रकबा पर असर कर किस तरह इनको इनमें शामिल किया गया है, ये शक्ल में आपके सामने इन तमाम चीज़ों को दिखाया गया है कि हुजम के लिहाज से एक बड़े सेल का सतही रकबा छोटे सेल्स की निस्बत बहुत कम होता है, जिनके बड़े सेल्स का छोटे सेल्स की निस्बत एक बहुत कम होता है। इससे हम नतीजा निकालते हैं कि बड़े सेल की निस्बत छोटे सेल्स की मेम्ब्रेन अपने हुजम की ज़रूरियात बेहतर तौर पर पूरा कर सकते हैं।
तो मतलब सेल में गजाई मादों की ज़रूरत है। नीड्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स रेट ऑफ वेस्ट प्रोडक्शन और डायरेक्टली प्रोपोर्शन ऑफ सेल वॉल्यूम, जो होता है कि इसमें गजाई मादों की ज़रूरतों और बेकार मादे पैदा होने की रफ्तार उसके हुजूम के बराह रास्त तनासब होता है। सेल टेक्स अप न्यूट्रिशन एंड एक्सट्रैक्ट वेस्टेज थ्रू इट्स सरफेस सेल मेम्ब्रेन, और इसमें जो सेल गजाई मादों का लेना और बेकार मादों का अखराज अपने सतह यानी कि सेल मेम्ब्रेन से करता है, और इसलिए एक बड़े सेल की ज़रूरत ज़्यादा सतही रकबा इसमें होता है, जैसा कि ये शक्ल में भी आपको दिखाया गया है। और इसके साथ साथ सेल मेम्ब्रेन ज़्यादातर मॉलिक्यूल्स के लिए रुकावट बनती है, इसलिए सेल मेम्ब्रेन को सेमी प्रीएम्बल मेम्ब्रेन्स भी कहते हैं, यानी कि सेल मेम्ब्रेन को सेमी प्रीएम्बल मेम्ब्रेन्स का नाम भी दिया जाता है इसमें, जो यहाँ पे जो बताया गया है। तो सेल मेम्ब्रेन ज़रूरत के मुताबिक सेल के माहौल से मादों का तबादला इसमें सेल के अंदर रहकर और बाहर तवाज़ुन कायम रखकर पूरा करते हैं। सेल मेम्ब्रेन मंजज़ल अमाल के ज़रिए सर अंजाम देती है, जिसमें आपका मुख्तलिफ़ चीज़ों का उसमें चीज़ें पाई जाती हैं जो इसमें आपको सेल मेम्ब्रेन्स में, और इसके सारे के सारे इसकी जो फंक्शनैलिटी में जो चीज़ें हैं जिसमें सेल की साख्त, उसकी जिसामत और इसमें वो तमाम चीज़ें जो इससे साथ इसके जो सतह के लिहाज से, सतही रकबा के लिहाज से जो इसे रिलेट करती हैं, इस तरह इसके साथ साथ ये चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। तो पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड टू एंड आउट ऑफ सेल्स, मॉलिक्यूल का सेल्स में आना जाना, यानी कि किस तरह ये जो आपको सतही रकबा आपको बताया उसमें मॉलिक्यूल्स किस तरह आते जाते हैं। वी नो दैट सेल मेम्ब्रेन एक्ट एज अ वेरियस टू मोस्ट बट नॉट ऑल मॉलिक्यूल्स, हम सेल मेम्ब्रेन में ज़्यादा मॉलिक्यूल्स के लिए रुकावट बनती है, लेकिन हम इसलिए सेल मेम्ब्रेन की जो सतही है वो सेमी प्रीएम्बल्स के नाम से ज़ाहिर की जाती है, और जो सेल मेम्ब्रेन्स इसमें बनते हैं उसको ज़रूरत के मुताबिक सेल के माहौल से मादों का तबादला करके उन तमाम चीज़ों को बाहर उसका तवाज़ुन भी बरकरार रखती है, और इनको मुख्तलिफ जो है ना अमाल के ज़रिए ये तरीका सारा अंजाम देती है। और उन तमाम तरीक़ों में सबसे पहले जो चीज़ शामिल है, सबसे पहले है डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न क्या होती है? डिफ्यूज़न में डियर स्टूडेंट, मॉलिक्यूल का ज़्यादातर इर्तिकाज़ जो होता है वो आपके कम इर्तिकाज़ वाले इलाका की तरफ जाना डिफ्यूज़ कहलाता है, यानी कि आपका ज़्यादा इर्तिकाज़ वाले जो कॉन्सनट्रेशंस है उससे कम इर्तिकाज़ वाले इलाके में जो चीज़ें जाती हैं वो आपका डिफ्यूज़न कहलाती है, जिसमें हर मादा, ठोस माया, गैस के मॉलिक्यूल्स हरकत में होते हैं, जबकि इसका दर्जा हरारत 0 डिग्री केल्विन या -273 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर हो। मादे में मौजूद अक्सर मॉलिक्यूल ज़्यादा से कम इर्तिकाज़ की तरफ हरकत करते हैं, अगर जब कुछ ऐसे भी होते हैं जो कम से कम ज़्यादा की तरफ हरकत करते हैं। इस तरह मजमूई यानी कि नेट जो इसकी हरकत है कम इर्तिकाज़ की तरफ ही होती है। मॉलिक्यूल्स आखिरकार मतवाज़न हालत को पहुँच जाते हैं जिसमें वो सारा इलाका में बराबर सारा अंजाम देते हैं या सारा इलाके में बराबर फैले हुए होते हैं। तो ये डिफ्यूज़न का अमल है, और सेल के अंदर इसमें जो मेम्ब्रेन और इसकी जो मतलब मादों की हरकत का असूली तरीकाकार जो होता है वो डिफ्यूज़न कहलाता है। कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज वगैरह डिफ्यूज़न करके सेल मेम्ब्रेन से गुजर जाते हैं। गिल्स और फेफड़ों में गैसों का तबादला और डिफ्यूज़न के ज़रिए होता है, और ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का इस्तेमाल जो इसका इंस्टाइन की प्योरिटी विलाई के ब्लड गेल्स में से चले जाना भी डिफ्यूज़न का एक मिसाल है। चूँकि सेल मॉलिक्यूल्स की मेम्ब्रेन के आर पार डिवीज़न के लिए कोई तवानाई हरकत खर्च नहीं होती, इसलिए डिफ्यूज़न को हम पैसिव ट्रांसपोर्ट की ही एक किस्म का हिस्सा कहते हैं। तो इस तरह ये आपका डिफ्यूज़न का अमल है जिसको हमने आपके साथ डिस्कस किया कि वो हमेशा कम अखराज वाले एरियाज़ में ही अपनी वो चीज़ें कर रहे होते हैं। फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न क्या होती है? बहुत से ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें होते हैं जो जिसामत के लिहाज से चार्ज होते हैं, उसके आज़ादी के जो सेल मेम्ब्रेन है वो आर पार डिफ्यूज़न नहीं कर सकते। ऐसे मॉलिक्यूल्स को सेल के अंदर या बाहर सेल मेम्ब्रेन में मौजूद ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स की मदद से लिया जाता है। जब एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन किसी मादा को ज़्यादा से कम इर्तिकाज़ की तरफ जाने में मदद दे तो इस अमल को फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न का नाम दिया जाता है। जैसे कि ये आपको एक शक्ल दी गई है 4.22, इसमें ट्रांसपोर्ट प्रोटीन किस तरह होती है फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न का ये सारा का सारा अमल है, और इसमें तवानाई किस तरह फ़राहम की जाती है ये आपके सामने है। और ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न भी जो पैसिव ट्रांसपोर्ट की एक किस्म है, चूँकि इसमें भी तवानाई नहीं लगाई जाती, तो ये आपका फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न कहलाता है। ऑस्मिस
ऑस्मोस क्या होता है डियर स्टूडेंट, आइए देखते हैं। ऑस्मोस एक ऐसा पानी के यानी कि पानी से मुराद एक ऐसा पानी का सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है जिससे गुजर का कम इर्तिकाज वाले जो सोल्यूशन से ज्यादा इर्तिकाज वाले सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। ऑस्मोस के असूल समझने के लिए हम सोल्यूशन की ताकत यानी कि टॉनेस्टी का नजरिया देखते हैं। टॉनेस्टी का मतलब है मवाजना किए जाने वाले दो सोल्यूशन में सोल्यूशन की मतनासब मकदार है, और इनको सबसे पहले एक हाइपरटेंशन सोल्यूशन में निस्बतन ज़्यादा सलूट होता है, यानी कि एक जो सोल्यूशन में निस्बतन ज़्यादा सलूट होता है, किसमें, एक हाइपोटोनिक, और एक हाइपोटोनिक सोल्यूशन में निस्बत कम सलूट होता है, और आइसोटोनिक जो होता है सोल्यूशन में सलूट की कॉन्सेंट्रेशन उसमें बराबर होती है जो आइसोटोनिक होता है। और इसका सारे का सारा जो अमल है ये आपको इस शक्ल में ज़ाहिर हो रहा है, जिसमें ये सारे का सारा ये उसमें से है, ये कॉन्सेंट्रेटर हाइपोटोनिक का है, ये वाटर मॉलिक्यूल शुगर का शो कर रहा है, डिल्यूट हाइपोटोनिक सोल्यूशन है, और सेमी प्रीएम्बल जो मेम्ब्रेन है ये इनके सेल्स की तादाद बढ़ रही है, और इस तरह ये अपना एक्शन परफॉर्म करके ऑस्मोस के जो पानी के मॉलिक्यूल्स डायलोड से कॉन्सनट्रेटेड सोल्यूशन की तरफ जाते हैं, वो इस तरह इनकी ये मूवमेंट होती है। आपके सामने ये सारे का सारा जो आपका कहलाता है, ये आपका जो है ना वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस ये इसकी शक्ल में ज़ाहिर किया गया। वाटर बैलेंस प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, अगर जानवर किसी सेल में मसलन रेड सेल्स में, ये रेड सेल्स को आइसोटोनिक सोल्यूशन में रखा जाता है तो सेल का हजम मुस्तकिल रहता है मुकम्मल तौर पर। इसकी वजह यह है कि पानी के सेल के अंदर दाखिल होने की रफ्तार उसके बाहर निकलने की रफ्तार से बराबर होती है। जब सेल को हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखा जाए तो पानी अंदर दाखिल होता है, यानी कि वाटर बैलेंस प्रॉब्लम्स की बात हो रही है। तो इस तरह अगर सेल फूल जाता है और ज़्यादा भरे हुए गुब्बारा की तरफ फट भी सकता है, इस तरह जानवर का सेल हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखा जाए तो उससे पानी खारिज होगा और सेल सिकुड़ जाएगा। इसलिए हाइपोटोनिक का मसलन ताज़ा पानियों में जानवरों के सेल्स के पास तदाबीर भी होनी चाहिए जिसमें बहुत ज़्यादा पानी दाखिल हो, और जिसमें आप हाइपोटोनिक के माहौल को मसलन समुद्री पानी में उनके पास तदाबीर होनी चाहिए जैसे पानी का ज़िया ना हो, प्रिवेंट एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर, यानी कि पानी के ज़िया ना हो उसको और रोका जा सके। पौधों के वाटर बैलेंस प्रॉब्लम्स आर समवट डिफरेंट फॉर प्लांट सेल्स बिकॉज ऑफ देयर रिजिड। तो पौधों के सेल्स का एक सख्त और गैर लचकदार सेल वाल की मौजूदगी की वजह से उनके पानी के दरमियान जो तवाज़ुन के मसाइल होते हैं, पौधों के ज़्यादातर सेल्स को हाइपोटोनिक माहौल फराहम किया जाता है, जिसका मतलब ये होता है कि एक्स्ट्रा सेलुलर जो फ्लूइड है उसमें सलूट्स का इर्तिकाज़ सेल के अंदर की निस्बत कम होता है। उसके नतीजे में पानी पहले सेल के अंदर और फिर उसके वैक्यूल के अंदर दाखिल होता है। जब वैक्यूल साइज में बड़ा हो जाता है तो साइटोप्लाज्म सेल वाल के अंदर से बैरूनी तरफ दबाव लगाता है जो कि थोड़ी सी खींची चली जाती है, और मजबूत सेल वाले की वजह से सेल जो फटता नहीं बल्कि तन जाता है। ऐसी हालत में सेल के अंदरूनी पानी के सेल वॉल पर बाहर की तरफ पड़ने वाला जो दबाव है यानी कि ट्रिगर प्रेशर है, इसको ट्रिगर भी कहते हैं। आइसोटोनिक माहौल में सेल के अंदर पानी का मजमूई जो खौल इसे ट्रिजिड रखने के लिए काफ़ी नहीं होता, इसलिए सेल नरम और ढीला हो जाता है। एक हाइपोटोनिक माहौल में पौधे के सेल से पानी का इखराज हो जाता है और साइटोप्लाज्म सेल के अंदर ही सिकुड़ जाता है। साइटोप्लाज्म के इस तरह सिकुड़ जाने को प्लाज्मोल प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। तो ये आपका सारे का सारा जो अमल है इस शक्ल में ज़ाहिर है। एनिमल सेल दिखाया गया है और रैपिड है, नॉर्मल है, श्रिंक्ड है, किस तरह ये तमाम की तमाम जो एक पानी है किस तरह वो करता है। ये प्लांट सेल है और प्लांट सेल में यहाँ पे जो रैपिड यानी कि इसमें पानी जो है फट गया है, इसमें नॉर्मल है, इसमें जो सिकुड़ गया है। और पौधे का जो सेल है इसमें ट्रजड है यानी कि इसमें नॉर्मल है, इसमें नरम पड़ गया है, इसमें और इसमें जो आपका प्लाज्मोडियम जो सिकुड़ गया है। ये जो आपका ऊपर मैंने आपके ट्रांसलेशन पढ़ के दिखाई, ये सारे का सारा एक्सपेरिमेंट यहाँ पे दिया गया और जानवर और पौधे के सेल्स पर इसका टॉनेस्टी के असरात हैं, यानी कि टॉनेस्टी जो एक अमल है उसके बारे में ये तमाम की तमाम चीज़ें जहाँ पे ज़ाहिर कर दिया। ऑस्मस एंड गॉड सेल्स, ऑस्मस एंड गॉड सेल्स क्या होते हैं? ये पत्ते की एपिडर्म्स में मौजूद स्टोमेना के गिर्द गॉड सेल्स होते हैं जिसमें दिन के वक्त गॉड सेल्स को ग्लूकोज बना देते हैं और रात, और इसके लिए वो अपने इर्द गिर्द मौजूद एपिडर्मल सेल्स की निस्बत हाइपोटोनिक यानी कि ग्लूकोज का ज़्यादा इर्तिकाज़ होता है। दूसरे सेल से पानी गॉड सेल्स में दाखिल होता है और ये फूल
ये फूल जाते हैं, यानी कि इसमें ये फूल जाते हैं। इसी तरह दोनों गॉड सेल्स तनी हुई कमान की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं और इनके दरमियान सुराख बन जाता है। रात के वक्त जब गॉड सेल्स ग्लूकोज नहीं बना रहे होते तो इनमें सल्यूट का अर्तकाज कम हो जाता है, तो पानी इनमें से निकल जाता है और ये नरम पड़ जाते हैं। इसी सूरत में दोनों गॉड सेल्स एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं और ओपनिंग इज क्लोज और सुराख बंद हो जाता है। ऑस्मस एंड गॉड सेल्स को ये इसकी डेफिनेशन है। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज अबाउट सेमी प्रिम्बल मेम्ब्रेन्स। इल्म का इतलाक किस तरह होता है सेमी प्रिम्बल द नॉलेज ऑफ अबाउट सेमी प्रिम्बल्स, जो इल्म है सेमी प्रिम्बल अमल्स का, इसको मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वी नो दैट सेमी प्रिम्बल मेम्ब्रेन इज कैपेबल ऑफ सेपरेट सब्सटेंसेस। हम जानते हैं कि सेमी प्रिम्बल मेम्ब्रेन मादों को अलग अलग करने के काबिल होती है। चूंकि इसमें जो बैक्टीरिया सेमी प्रिम्बल मेम्ब्रेन से नहीं गुजर सकती, इसलिए उन्हें वायरस से अलग करने के लिए मसनूई तौर पर तैयार करदा सेमी प्रिम्बल मेम्ब्रेन इस्तेमाल होती है। पीने के पानी की सफाई के जदीद तरीकों में भी ऐसे फिल्ट्रेशन सिस्टम लगे होते हैं जिनमें सेमी प्रिम्बल मेम्ब्रेन लगी होती है। इस अमल में सेमी प्रिम्बल मेम्ब्रेन से पानी से नमकियात को अलग करती है, जो कि इस अमल को रिवर्स ऑस्मोसिस का नाम दिया जाता है। तो इस तरह इसको जो सेल मेम्ब्रेन्स है इसमें सेमी मेम्ब्रेन्स को अप्लाई किया जाता है। फिल्ट्रेशन क्या है? फिल्ट्रेशन वो अमल है जिसमें छोटे मॉलिक्यूल्स को हाइड्रोस्टिक प्रेशर यानी कि पानी का प्रेशर, ब्लड प्रेशर की मदद से सेमी प्रिम्बल से गुजारा जाता है फिल्ट्रेशन के। मिसाल के तौर पर यहाँ पे जो एक एग्जांपल दी गई है वो आपको एक जिस्म में ब्लड प्रेशर की कुव्वत से ब्लड कैलोरी में मौजूद पानी और हलशुदा मॉलिक्यूल्स को कैपिलरी सेल्स की मेम्ब्रेन से गुजारा जाता है और फिल्ट्रेशन में लगाई जाने वाली कुव्वत बड़े मॉलिक्यूल्स मसलन प्रोटीन्स को मेम्ब्रेन के सुराखों में से नहीं गुजारी जा सकती। जैसा कि ये आपके सामने ये ब्लड प्रेशर है और ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स है, ये लार्ज मॉलिक्यूल है, मेंबर ऑफ कैपिलरी वॉल सेल्स है जो कि इसमें से गुजारी जा रही है। तो इस तरह ये कैलोरी वॉल की सेल मेम्ब्रेन से फिल्ट्रेशन का अमल है, ये जो आपके सामने बताया गया है। और जानवर के जिसमें ये ब्लड प्रेशर की कुव्वत से ब्लड कैपिलरी में मौजूद पानी और हलशुदा मॉलिक्यूल्स को कैपिलरी सेल्स की जो मेम्ब्रेन से गुजारा जाता है, ये उसका अमल आपके सामने दिखाया जाता है। नेक्स्ट है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो क्या होता है? ये इससे मुराद मॉलिक्यूल्स का अपने कम इर्तिकाज वाले इलाका से ज़्यादा इर्तिकाज वाले इलाका में तरफ जाना है। इर्तिकाज के मुखालिफ हरकत के लिए ATP की सूरत में तवानाई खारिज होती है। ठीक है, इस अमल में सेल मेम्ब्रेन में मौजूद जो कैरियर प्रोटीन्स तवानाई इस्तेमाल करती है, मॉलिक्यूल्स को कम इर्तिकाज से ज़्यादा की तरफ हरकत कर देती है। और मिसाल के तौर पर नर्व सेल्स के मेम्ब्रेन के पास ऐसी कैरियर प्रोटीन्स हैं जिन्हें सोडियम पोटाशियम अब कहते हैं। रेसलिंग नर्व सेल्स जैसे नर्व एम्प्लॉयज नहीं होती में पंप के अंदर पोटाशियम आयंस का ज़्यादा और सोडियम आयंस का कम इर्तिकाज वाले बरकरार रखने के लिए तवानाई का इस्तेमाल होता है। इस मकसद के लिए पंप सोडियम आयंस को इस सेल के अंदर से बाहर भेजता है जहां इनका इर्तिकाज पहले से ज़्यादा होता है, और इस तरह ये पंप पोटाशियम आयंस को सेल के बाहर से अंदर भेजता है जहां इनका इर्तिकाज पहले से ज़्यादा होता है। ये जो ऊपर आपको ट्रांसलेशन करके बताई है, इस तरह ये आपका सोडियम का अमल है और पोटाशियम आयंस का, और जो इस कम ज़्यादा इर्तिकाज से कम इर्तिकाज के इलाके में जो तवानाई का इस्तेमाल होता है वो इस तरह उनका कैरियर प्रोटीन आउटसाइड ऑफ सेल्स का इनसाइड ऑफ सेल्स का फंक्शनलिटी यहाँ पे शो आपके सामने हो रही है। और ये सोडियम पोटाशियम पंप के जरिए होने वाली एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट को हम इस तरह शो कर रहे होते हैं या इस तरह देख रहे होते हैं। एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस के अमल में क्या चीज़ होती है ये देखते हैं। ये अपने मेम्ब्रेन को अंदरूनी तरफ मोड़कर ज़्यादा जिसामत वाले मेन मटेरियल्स को निकलता है। एंडोसाइटोसिस का तरीकाकार 4.26 यानी कि आगे जो एक शक्ल दी गई है उसमें दिखाया गया है। इस अमल में दो किस्में पाई जाती हैं, यानी कि फैगोसाइटोसिस जो उसके ठोस मटेरियल्स होते हैं उसमें, जबकि पाइनोसाइटस जिसमें माया मटेरियल्स को अंदर ले जाया जाता है। फैगोसाइटस और पाइनोसाइटस दो किस्म की जो चीज़ें होती हैं इसमें, जो कि इसको दोनों अमल के थ्रू अंदर ले जाया जाता है और इनके थ्रू अपने ये एंडोसाइटोसोर्स का फंक्शनलिटी को परफॉर्म किया जाता है। तो एक्सोसाइटस का क्या मकसद है आइए देखते हैं। एक्सोसाइटस में इस अमल के दौरान जिसामत वाले जो मेन
मटेरियल्स होते हैं उनको सेल से बाहर निकाला जाता है, यानी कि एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। और जैसा कि ये शक्ल से ज़ाहिर है, इस अमल से सेल मेम्ब्रेन में नए मेम्ब्रेन का इजाफा होता है और एंडोसाइट्स के दौरान कम होने वाले मेम्ब्रेन का बदल मिल जाता है, यानी कि मेम्ब्रेन का जो ड्यूरिंग एंडोसाइट्स के दरमियान जो रिप्लेसेस उसकी रिप्लेस कर दिया जाता है। और वो किस तरह किया जाता है, ये आपको इसकी शक्ल आपके सामने दी गई है। ये एंडोसाइटोस एंड एक्सोसाइटोस, ये दोनों के दोनों जो ऊपर एंडोसाइटोस हमने पढ़ा है जिसमें दो किस्म के चीज़ें शामिल होती हैं और उनमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, वो फेगोसाइटोस्ट और पाइनोसाइटोस। और इसमें जो चीज़ें शामिल होती हैं जैसे एंडोसाइटस का अमल दाखिल होता है, वो मेम्ब्रेन का रिप्लेस हो जाता है, वो किस तरह हो जाता है, ये दोनों के दोनों अमल में ये आपके सामने ज़ाहिर किया गया है। सेल मेम्ब्रेन यहाँ से आ रहा है, बल्कि मटेरियल यहाँ से एंटर होता है, और इमेजिनेशन मेम्ब्रेन एंडोसाइटोसिस यहाँ पे अपना फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहा होता है, जब बल्कि मटेरियल टू बी एक्सपोर्टेड, यानी कि जो उसमें से ज़्यादा जिसामत वाला जो बाहर मटेरियल वो निकाला जाता है, वो इस अमल के थ्रू निकाला जाता है। तो इस तरह ये चीज़ें आपके सामने परफॉर्म करती होती हैं। नेक्स्ट है आपका एनिमल एंड प्लांट टिश्यूज़। एनिमल एंड प्लांट टिश्यूज़ में जो जानवर और पौधों के टिश्यूज़ होते हैं, उसमें साख्ती के दर्जा से हम वाकिफ़ है और जानते हैं कि एक टिश्यू मशाबह सेल्स का एक ऐसा ग्रोह है जिसमें मौजूद तमाम सेल्स एक ही फील्ड के लिए महारत रखते हैं, यानी कि कॉमन फंक्शन होता है उनकी परफॉर्मेंस के लिहाज से। इस सबक में इन दिस टॉपिक वी विल लर्न अबाउट द मेजर टाइप्स। हम जानवरों और पौधों के टिश्यू की बड़ी अकसाम को इस तरह पढ़ेंगे कि मौजूदा सेल्स की खसूसियात, उनका जिस्म में मकाम, मौजूदियात और उनके अफ़ाल, यानी कि उनकी स्पेशलिटी और उनके लोकेशंस और उनकी फंक्शनैलिटी को हम देख सकेंगे। एनिमल्स एंड प्लांट टिश्यू। एनिमल टिश्यूज़ क्या होते हैं? सबसे पहले ये देखते हैं, इन द बॉडी ऑफ एनिमल, जानवरों के जिस्म में ये टिश्यू की बैरूनी मौजूदा और आर्गन्स और खाली जगह के अंदरूनी तह भी बनाता है। इस टिश्यू में सेल्स बहुत करीब करीब होते हैं और सेल्स की शक्ल और सेल्स की तहों की तादाद की बुनियाद इस टिश्यू को मज़ीद अक़साम में तकसीम किया जाता है, जो कि मंदरजा झैल है। सबसे पहले उसमें है एपिथेलियल टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यूज़ है, मसल टिश्यूज़ एंड नर्व टिश्यूज़, इसमें सारे शामिल हैं। तो एपिथेलियल टिश्यूज़ क्या होता है? जानवरों के तमाम जो इसमें चार किस्म की जो अक़साम यहाँ पे जो बताई गई हैं एनिमल टिश्यूज़ की, और एपिथेलियल टिश्यूज़ सबसे पहले, फिर हम कनेक्टिव देखेंगे, फिर मसल, फिर नर्व टिश्यूज़ देखेंगे। एपिथेलियल टिश्यूज़ में ये आपके बैरूनी तरफ इसकी जगह मौजूद होती है और आर्गन्स और खाली जगह की अंदरूनी तह भी ये बनाता है, और इस टिश्यू में बहुत सेल्स आपस में जुड़े हुए होते हैं और सेल्स की शक्ल और सेल्स की तहों की तादाद इस टिश्यू को मज़ीद अक़साम में तकसीम करता है, जो कि मंदरजा झैल है। इसको भी तकसीम, एपिथेलियल को मज़ीद जो तकसीम करता है, सबसे पहले है स्क्यूमस एपिथेलियल। स्क्यूमस एपिथेलियल क्या है? स्क्यूमस बहुत करीब मौजूद चीटे सेल्स की एक तह पर मुश्तमिल होता है। ये फेफड़ों, दिल और ब्लड वेसल्स में मौजूद होता है। ये टिश्यू मटेरियल्स को अपने अंदर से गुजरने की इजाज़त देता है। सबके क्वाड्रियल एपिथेलियम क्या होता है? और क्वाड्रियल मकाब शक्ल के सेल्स की एक तह होती है, ये गुर्दों की नालियों और छोटे ग्लैंड्स वगैरह में मौजूद होती है और सिक्रेशंस का अमल सारा अंजाम देती है। और जैसे कि ये स्क्यूमस एपिथेलियम है, ये क्वाड्रियल एपिथेलियम है, ये स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम है, और जिनकी हम डेफिनेशन, ये ग्लोबुलर एपिथेलियम है और साइलेटेड, यानी कि दो हम पढ़ चुके हैं और आगे तीन जो है ना हम पढ़ने वाले हैं, ये उनकी आप देख लीजिएगा। ये एपिथेलियल टिश्यूज़ इन एनिमल, जानवरों में जो पैदा आ गया। कलमर एपिथेलियम क्या होती है? उसमें क्या चीज़ें पाई जाती हैं? ये टिश्यू चूँकि डाइजेस्टिव कैनाल और गॉल ब्लैडर्स में मौजूद होते हैं और सेक्रेशंस का हिस्सा बनते हैं। साइलेटेड जो सेलिएटेड कॉलम्स क्या होते हैं? इसमें सेलिया वाले लंबूतरे सेल्स पाए जाते हैं, जो कि ट्रिकिया, ब्रोंगाई और म्यूक्स में इनको बाहर धकेला जाता है। स्ट्रैटिफाइड जो स्क्यूमस एपिथेलियम क्या होते हैं, आइए देखते हैं। इनमें जो सेल्स की तादाद जो होती है वो चिपके हुए सेल्स ज़्यादातर मुश्तमिल होती है, और ये मुंह और एसोफेंक्स के अंदरूनी दीवार में और जल्द की बैरूनी सतह पर मौजूद होते हैं। इसका काम अंदरूनी हिस्सों की हिफाजत करना है। इट प्रोटेक्ट्स द इनर पार्ट्स। ये स्ट्रैटिस्क्यूमी एपिथेलियम कहलाता है। नेक्स्ट वन है, आपने तमाम की जो शक्लें हैं वो ऊपर देख चुके हैं इमेज में, तो हम कनेक्टिव टिश्यूज़ की तरफ आगे बढ़ते हैं। कनेक्टिव टिश्यूज़ आपके सामने ये इनकी इमेज भी ज़ाहिर हो रहा है। कनेक्टिव टिश्यूज़ क्या होते हैं? जैसे कि नाम से ही ज़ाहिर है कि एक दूसरे के साथ कनेक्टेड करना है, अपनी फंक्शनैलिटीज़ और
अपने काम को एक दूसरे को सपोर्ट्स करना है, एक दूसरे के साथ बॉन्ड होते हैं टिश्यूज़ के साथ, जैसे कि एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं, कनेक्टिव टिश्यूज़ की एक स्कैटर्ड थ्रू आउट एक्सटेलर मैट्रिक्स के साथ इनकी जो बिखरे हुए थे आपस में, और इस टिश्यूज़ के आम मसाले हड्डी, खून और कार्टिलेज, जो कार्टिलेज के हड्डियों का किनारा, बैरोनी किनारा, नाक और ट्रेकिया वगैरह में पाए जाते हैं, गुर्दों के गिर्द जिल्द के नीचे और अब्डामन वगैरह में पाए जाते वाली ये एप्टिपोज टिश्यू भी कनेक्टिव टिश्यू की एक किस्म है। ये ऑर्गन्स को सहारा देने के अलावा तवानाई भी फराहम करते हैं। ये आपके कनेक्टिव टिश्यूज़ कहलाते हैं। ये आपके सारे के सारे सामने कनेक्टिव टिश्यूज़ की जो अकसाम है, जिसमें कॉटेज है, खून के सेल्स बनाने वाले हैं, चिकनाई के कतरे हैं और न्यूक्लियस वगैरह बनाने वाले, ये सारी की सारी चीज़ें कनेक्टिव टिश्यूज़ जो कि जानवरों में पाए जाते हैं। ये उनकी इमेज आपको यहाँ पे दिखाई जाती हैं। नेक्स्ट आपका देखते हैं मसल टिश्यू। मसल टिश्यूज़ जैसे कि ये आपको शक्ल भी दी गई है, ये क्या होते हैं? मसल टिश्यूज़ में आपके जो लंबे लंबे सेल्स होते हैं, बंडल्स की शक्ल में होते हैं, और इन सेल्स को मसल फाइबर्स का नाम भी दिया जाता है जानवर के, जिसमें ये सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला टिश्यू है, और इस टिश्यू में सिकुड़ने की सलाहियत होती है। मसल टिश्यू की 3 अक़साम हैं, और तीनों के तीनों जो स्केलेटल मसल्स हैं, स्मूथ मसल्स हैं, और इसके अलावा आपका कार्डियक मसल्स कहलाता है। ये आपके सामने आपने देख लिया है। नेक्स्ट हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। स्केलेटल मसल सबसे पहले क्या होता है, इसकी फंक्शनैलिटी क्या होती है। स्केलेटल मसल की मसल्स हड्डियों के साथ जुड़े होते हैं और इनके सेल्स धारीदार हैं, और हेल्थ सेल्स में कई न्यूक्लियर पाए जाते हैं। ये हड्डियों को हरकत देने के जिम्मेदार होते हैं, इसको स्केलेटन कहते हैं। स्मूथ जो मसल्स होते हैं, इसमें एलिमेंट्री कैनाल होती है, यूरिनरी ब्लेंडर्स जो उसमें पाए जाते हैं, जो बेसल वगैरह की दीवार में पाए जाते हैं, और इनके सेल्स जिनके हमवार गैरदारी होते हैं, और हर सेल में एक न्यूक्लियस पाया जाता है। ये मसल्स अपने अंदर मौजूद मादों की हरकत के जिम्मेदार होते हैं। कार्डियक के जो मसल होते हैं, ये मसल्स की दीवारों में मौजूद हैं, इनके सेल्स भी धारीदार होते हैं, लेकिन हर सेल में एक न्यूक्लियस पाया जाता है, जो इनके काम के यानी कि दिल की हरकत को कंट्रोल करता है। इसके साथ साथ नेक्स्ट वन है आपका नर्व इश्यूज। नर्व टिश्यूज़ क्या हैं? हम जानते हैं कि जो जानवर हैं उनकी ज़िंदगी का इन्हिसार माहौल के डायनामिक्स पर यानी कि महरक़ात पर होता है, जिसके रद्द-ए-अमल में उसकी सलाहियत यानी कि एप्रोप्रिएटरी स्टिमुलेशन की उसकी सलाहियत पर होता है। इस सलाहियत के लिए हसूल के मबैन मामूलात की तरसील लाज़मी है, यानी कि इनकी इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। और नर्व टिश्यूज़ जो इसमें होते हैं, जिसमें एक कम्युनिकेशन सिस्टम बनाया होता है, वो इसके सारा अंजाम देते हैं। और ये जो टिश्यूज़ हैं, ये नर्व सेल्स यानी कि न्यूट्रॉन्स पर मुश्तमिल होता है, और ये सेल्स नर्व इम्पल्स की यानी कि शक्ल में पैगाम पहुंचाने के लिए मखसूस होते हैं, यानी कि नर्व इम्पल्स की ये टिश्यू दिमाग, हराम मगज और नरोज में यानी कि स्पाइनल कॉर्ड्स में पाया जाता है। इसको नर्व टिश्यूज़ कहते हैं, जैसा कि ये शक्ल में ज़ाहिर है। ये नर्व सेल्स है, और ये नर्व सेल्स की पहचान इस तरह हो जाती है। नर्व टिश्यूज़ की एग्जांपल यहाँ पे दी गई है। तो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट है आपका जनाब ये कुछ एपिथेलियल टिश्यू, जितने भी टिश्यूज़ हमने 5 के 5 पढ़े हैं, उनका क्या क्या आपस में कनेक्शन है। ये एक बाजू आपको दिखाया गया है, और उनकी कनेक्टिविटीज़ आपके सामने शो की गई है। डिफरेंट टिश्यूज़ इन ह्यूमन बॉडी, यानी कि इंसान की जिस्म में कार्टिलेज, ब्लड, बोन, यानी कि आपका जो ब्लड है, आपका कार्टिलेज जो किस तरह उसकी मूवमेंट होती है, ये आपकी हड्डियाँ हैं, और मसल टिश्यूज़ जो यहाँ पे है, नर्व सेल्स यहाँ पे है, और एपिथेलियल टिश्यू किस तरह फंक्शनैलिटी का परफॉर्म देते हैं, ये सारी की सारी आपको शक्ल बना के दिखाई गई है। तो नेक्स्ट है प्लांट टिश्यूज़। प्लांट टिश्यूज़ में जानवरों की तरह पौधों में भी एक ऐसे सेल्स टिश्यू पर मुख्तलिफ होते हैं, जो मुख्तलिफ किस्म के अफ़ाल यानी कि फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपोर्ट वगैरह के लिए मखसूस होते हैं। मसलन पौधों में 2 मेजर कैटेगरीज ऑफ टिश्यूज़ इन प्लांट्स, 2 बड़ी अक़साम पाई जाती हैं, जिसमें सिंपल टिश्यूज़ और कंपाउंड टिश्यूज़ पाए जाते हैं। सिंपल टिश्यूज़ क्या होते हैं? सिंपल टिश्यूज़ में आइए देखते हैं। सिंपल टिश्यूज़ जो पौधों के ऐसे टिश्यूज़ हैं जिसमें एक किस्म के सेल्स पर मुख्तलिफ किस्म के टिश्यूज़ कहलाते हैं। ये मज़ीद 2 अक़साम में पाई जाती हैं, जिसमें मेरिस्टेमिक और टिश्यूज़ और परमानेंट टिश्यूज़ का नाम दिया जाता है। मेरिस्टेमिक टिश्यूज़ क्या है, आइए देखते हैं। मेरिस्टेमिक टिश्यू, दीज टिश्यूज़ आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। इन टिश्यूज़ पर जो सेल्स पर मुश्तमिल है, जिनमें तकसीम होने की सलाहियत होती है, इनके सेल्स की जो पतली दीवारों वाले होते हैं, मुश्तमिल होते हैं। सेल के दरमियान में बड़ा सा न्यूक्लियस मौजूद होता है,
और वैक्यूल साइज में छोटे छोटे होते हैं और या इसमें मौजूद नहीं होते। इस टिश्यू के सेल्स के माबैन खाली जगह नहीं होती। पौधों में ये टिश्यू मजीद दो अकसाम के हैं, यानी कि इसकी भी आगे दो अकसाम हैं। एपिकल मेरिस्टेम्स, एपिकल मेरिस्टेम्स क्या होती है? जड़ों और तनों के सरों पर जो चीज़ें पाई जाती हैं उनमें डिवीज़न के अमल से पौधों की लंबाई में इजाफा होता है और पौधों में ऐसी नशोनुमा की प्राइमरी नशोनुमा कहते हैं, उसको हम एपी मेरिस्टेम्स का नाम भी दिया जाता है। लेटरल मेरिस्टेम्स क्या होती है? ये जड़ों और तनों के सरों पर जड़ों और तनों के अतराफ की जानब जो चीज़ें पाई जाती हैं डिवीज़न के अमल से, यानी कि इसके तकसीम के अमल से जो मेरिस्टेम्स पौधों में अफकी फलाई का बायस बनती है, पौधों में ऐसी नशोनुमा का सेकेंडरी नशोनुमा कहते हैं। ये मेरिस्टेम मजीद दो अकसाम पर मुश्तमिल होता है, जिसमें वेस्कुलर कैम्बियोलियम और फ्लोम के दरमियान ये चीज़ें पाई जाती हैं और क्वार्क कैल्शियम जो बैरूनी अतराफ में इन तमाम चीज़ों का हिस्सा पाया जाता है, उनके साथ आपस में इनका कनेक्शन होता है और ये तमाम चीज़ें परफॉर्म सरंजाम देती हैं। पाक कॉम्वेरियम कॉर्टेक्स एंड वस्कुलर मेडुलम फोलियम एजालियम एंड एपिकल, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं आपकी ये तने का अर्जी तराशा है। ट्रांसिटिव सेक्शन ऑफ स्टेम, स्टेम मतलब तना, तने का अर्जी तराशा है और ये तने में मौजूद वेस्कुलर खेम और कॉक खेम का ये उसका हिस्सा लिया गया है और ये सारे का सारा आपका जो 4.32 की जो आपकी ये पौधों की टिश्यू के दरमियान जो इनकी फंक्शनैलिटी है वो परफॉर्म दे रही है। परमानेंट टिश्यूज क्या होते हैं? ये टिश्यूज जो हैं मेरिस्टेमिक टिश्यूज से ही बनते हैं। इनमें ऐसे सेल्स पाए जाते हैं जिनमें डिवीजन की सलाहियत नहीं होती। इनके मजीद अकसाम है। एपिडर्मल टिश्यूज, एपिडर्मल टिश्यूज में एक तह पर मुश्तमिल होते हैं और ये पौधे के जिस्म को डामते हैं। बैरूनी सतह और अंदरूनी टिश्यूज के दरमियान रुकावट बनते हैं। जड़ के गिर्द मौजूद एपिडर्मल टिश्यूज पानी और मादनियाँ जज़ब करने का काम भी करते हैं। तने और पत्ते के गिर्द ये टिश्यूज क्यूटन खारिज करते हैं और क्यूटन की तह को क्यूटल कहते हैं। क्यूटल के जिस्म इनके हिस्सों में पानी की तबखीर को रोकती है। एपिडर्मल टिश्यूज में चंद मखसूस साख्तें भी पाई जाती हैं जो खास काम करती हैं, मसलन रूट हेड्स और स्टोमेटा वगैरह चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। एपिडर्मल टिश्यूज कहलाता है। जैसा कि आपके सामने ये एपिडर्मल गार्ड सेल्स, एपिडर्मल सेल्स, ये आपके सामने एपिडर्मल टिश्यूज है और ये ग्राउंड टिश्यूज की एग्जांपल है जो हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। एपिडर्मल टिश्यूज आपको बता दिया, ग्राउंड टिश्यूज क्या है आइए देखते हैं। ये ऐसे सिंपल टिश्यूज हैं यानी कि सादा है, जिसका बैरूनी कायमा यानी कि पैरेन्काइमा सेल्स के बने होते हैं। पैरेन्काइमा सेल्स पौधे के जिस्म में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले सेल्स होते हैं, यानी कि पैरेन्काइमा सेल्स पौधे के जिस्म में सबसे ज़्यादा सेल पाए जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मजमूई तौर पर ये सेल्स गोल होते हैं, मगर जहाँ से ये दूसरे सेल्स के साथ जुड़े होते हैं वहाँ से फटे हुए भी होते हैं। इनके प्राइमरी सेल वॉल्स बहुत बारीक होते हैं और इनके अंदर खुराक के जरिए के लिए बड़ा सा वैक्यूल मौजूद होता है। पत्तों में इन सेल्स को मेसोफिल कहते हैं, जहाँ फोटोसिंथेसिस होती है और दूसरे उसमें इनका रेस्पिरेशन और प्रोटीन्स की तैयारी होती है। ये आपका ग्राउंड टिश्यूज कहलाता है। नेक्स्ट वन आपका जो बनता है स्पोर्ट टिश्यूज है और स्पोर्ट टिश्यूज जो मजबूत लचकदार पैदा होते हैं। ये भी मजीद दो किस्म के पाए जाते हैं। ये स्पोर्ट टिश्यू, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी प्लांट्स होते हैं और स्ट्रेंथ मजबूत होती है। ये भी दो किस्म के सबसे पहले है कॉलन कायमा टिश्यूज। कॉलन कायमा टिश्यूज ये शक्ल आपके इसके सामने है और इसमें एपिडर्मिस के नीचे पत्तों की मिडरब और फूलों के पेटल्स में पाया जाता है। ये जो कॉलन कायमा है इसके सेल्स लंबे होते हैं और इनकी प्राइमरी सेल वॉल्स गैर हमवार तरीकों से मोटी होती है। ये टिश्यू लचकदार हैं और इन ऑर्गन्स को सहारा देते हैं जिनमें ये पाया जाता है, यानी कि जिन अज़ा में ये होते हैं उनको ये सहारा देते हैं। नेक्स्ट वन है आपका स्केलन कायमा टिश्यू। स्केलन कायमा टिश्यू ये सिर्फ स्पोर्ट टिश्यूज की ही आपकी एग्जांपल है। स्केलन कायमा टिश्यूज क्या होते हैं? ये सेकेंडरी सेल्स का वॉल्स में इसकी लचकदार टिश्यूज बनते हैं। इनकी सेल वॉल्स में सख्ती यानी कि लिग्नन भरे होने की वजह से जो लकड़ी में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला केमिकल है, वॉल स्केलन कायमा सेल्स मजीद लंबे नहीं हो सकते और इनमें से ज़्यादातर सेल्स मर जाते हैं, जो आपने शक्ल में भी देखा। नेक्स्ट है कंपाउंड कम्प्लेक्स टिश्यूज। कंपाउंड कम्प्लेक्स टिश्यूज क्या हैं? ये एक ऐसे पौधे का टिश्यू है जिसमें ज़्यादातर अकसाम के सेल्स पाए जाते हैं। कंपाउंड पेचीदा टिश्यू कहलाता है और इन टिश्यूज़ की मिसालें ज़ैलियम फ्लोएम टिश्यूज हैं जो सिर्फ वेस्कुलर पौधों में पाए जाते हैं। ज़ैलम टिश्यूज़ क्या हैं? ज़ैलम टिश्यूज़ देखते हैं आपके सामने।
जैसा कि ये आपके एग्जाम्पल है और ये ज़ैलम टिश्यूज़ की एग्जाम्पल है। ज़ैलम टिश्यूज़ जो कि आप जड़ों से पानी और हलशुदा मादों को ज़मीन से फ़ज़ाई हिस्सों तक पहुँचाने का ज़िम्मेदार होता है और इनके मौजूदगी की वजह से इसके सेल्स की सेकेंडरी वॉल्स मोटी और बेलचक होती हैं। इसी वजह से ज़ैलम टिश्यू पौधे के जिस्म को सहारा भी देता है। इस टिश्यू में दो किस्म के सेल्स पाए जाते हैं, यानी कि बेसल एलिमेंट्स और टिकेट्स। बेसल एलिमेंट्स के पास जो है ना वो मोटी सेकेंडरी सेल वॉल्स होती हैं, बेसल जो एलिमेंट्स वगैरह हैं इसमें, और इन सेल्स की इख्तितामी बाल्स नहीं होती और एक दूसरे से मिलकर लंबी ट्यूब्स बनाते हैं। ट्रिकेट्स पतले सेल्स हैं जिनके किनारे एक दूसरे को दांपने का बायस बनते हैं। जी, आपको ये कहलाती है। तो इसके अलावा जो एक और भी है फोलियम टिश्यूज़ और फ्लोएम टिश्यूज़, ये आपके सामने है। फ्लोएम टिश्यू को हम आगे डेफिनेशन इसकी पढ़ते हैं। और फ्लोएम टिश्यूज़ में पौधे के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों के दरमियान ऑर्गेनिक मादों यानी कि उसकी तरसेल का जिम्मेदार होता है। मैटर फूड बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट ऑफ बॉडी, पूरे के पूरे जिस्म में इसका जिम्मेदार होता है, जो इसकी ऑर्गेनिक तरीके से सारी की सारी बातों को। फ्लोएम टिश्यू कंटेन साइब द ट्यूब सेल्स एंड कंपेन सेल्स, और सीरोटोब सेल्स में लंबे होते हैं जो फ्लोएम टेल्स होती हैं, इसमें कंपेन सेल्स भी पाए जाते हैं और इनकी इख्तितामी सेल्स वाल में छोटे छोटे स्टॉक पाए जाते हैं। बहुत से सीरोटैब सेल मिलकर लंबी सीरोटैब्स बनाते हैं। कंपेन सेल्स का काम सेब टेल्स के लिए प्रोटीन्स तैयार करना होता है, यानी कि इनके लिए सेब ट्यूब सेल्स के लिए, कंपेन सेल्स के लिए प्रोटीन का तैयारी का ये अमल होता है और वहाँ पे ये चीज़ें आप तैयार कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये था फोलियम टिश्यूज़ और फोलियम टिश्यूज़ की आपने एक्सरसाइज देखी। कुछ अंडरस्टैंड के लिए कंसेप्ट हैं, वो आप इसको आप इट्सल्फ आपने ट्राई करनी है, और ये कुछ हार्ड क्वेश्चंस हैं, ये कुछ प्लानिंग्स हैं। इसके बारे में आपके सवालात के इसमें आप जो आपने सीखा अभी तक, जो आपने पढ़ा, इन तमाम चीज़ों को देख सकते हैं। ये कुछ ऑनलाइन लर्निंग मटेरियल्स हैं, यहाँ से भी आप चैप्टर जो 4 है सेल्स एंड जो आपने टिश्यूज़ वगैरह पढ़ा है, उनके बारे में आप इन तमाम चीज़ों से सीख सकते हैं। ये था आपके यूनिट 4 के लेक्चर का पार्ट 3 जिसको हमने डिस्कस किया। टेक फ्री ऑनलाइन कोर्सेज फ्राम द वर्ल्ड इज बेस्ट यूनिवर्सिटीज़। ये फ्री कोर्सेज भी हैं, बायोलॉजी से रिलेटेड हैं। ये आप ऑनलाइन इन तमाम चीज़ों से आउटकम है, ये पार्ट 1 है, पार्ट 2, ये ऑनलाइन फ्री कोर्सेज भी आप देखकर अपने नॉलेज को इन्हेंस कर सकते हैं। इसके साथ ही यूनिट 4 के लेक्चर का पार्ट 3 इख्तिताम पजीर होता है। ऐसे स्टूडेंट जो ऑलरेडी मौजूद हैं 9 और 10th के हैं, वो फ्री ऑफ कास्ट ये लेक्चर्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लास्ट में क्लिक करें, ताकि आने वाले दिनों में जितनी भी जो वीडियो यहाँ पे अपलोड होंगी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से रिलेटेड, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड, वो भी यहाँ से स्टूडेंट इससे मुस्तफीद हो सकते हैं और इससे फ़ायदा उठाकर अपने पैसे बचा सकते हैं जो आप अकेडमी से पे करके वो चीज़ें हासिल करते हैं। वही चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। आप इन लेक्चर्स को सुनिए, थोड़ा सा लंबा लेक्चर है, थोड़ा थोड़ा करके सुनिए, साथ बुक करके लाजमी सुनिए और इनको आप रिलेट करके सुनिए, क्योंकि इंग्लिश मीडियम की बुक मैंने अडॉप्ट किया हुआ है, उर्दू में ट्रांसलेशन के साथ आपको बताया जा रहा है, एग्जाम्पल भी साथ पुट की जा सकती हैं, बट क्योंकि लेक्चर्स काफ़ी लंबे हो जाएंगे तो इसलिए शॉर्टकट टाइम में आपको बताया जा रहा है। जो डिमांड है स्टूडेंट्स की मेरी तरफ से कि आपको एक ट्रांसलेशन के मेथड से ही, ताकि आप उन तमाम चीज़ों को सिर्फ अंडरस्टैंड कर सकें कि इसका एक्चुअल मीनिंगफुल चीज़ क्या बनती है, मानी केस क्या बनता है, एंड जो इंग्लिश में जहाँ पे रीडिंग दी गई है उसका ट्रांसलेशन के साथ ही हमें दीजिए इजाज़त। सेल्फ साइकिल में चैप्टर 5 के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।